Hello everyone. We are studying the chapter development of class 10th of economics. We have already discussed about the development concepts of an individual and different nations. We have discussed how different nations compared on the basis of average income, educational level and literacy. एजुकेशनल लेवल इसमें क्या आता है, एजुकेशनल लेवल में लिटरेसी एंड नेट अटेंडेंस रेशियो आ जाते हैं ये सब चीज़ें। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एक इंसान की एवरेज लाइफ कि वो कितने साल तक ज़िंदा रहेगा और उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है। इन सभी बेसिस पर किसी भी कंट्री का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरेज इनकम, एजुकेशनल लेवल and today we are going to discuss health status. In this we study about BMI and also we study today about HDR, HDI and sustainable development. Okay, so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं BMI. अब हम BMI से क्या समझते हो आप, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बॉडी के अंदर कितना मास है, आप ये भी कह सकते हो। ओके, जैसे नाम से पता चल रहा है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आप इसको कैसे निकालेंगे फिर, इसमें किसी भी इंसान की किसी के भी वेट को उसकी हाइट से डिवाइड कर, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। वेट जो है वो केजी में होना चाहिए और हाइट सेंटीमीटर में होनी चाहिए। इससे डिवाइड करके और उसका बीएमआई निकाल सकते हैं। और फिर आंसर निकालने के बाद में हम देख सकते हैं कि कौन फिट है, कौन ओवर वेट है, कौन अंडर वेट है। आप भी अपना और अपने फ्रेंड्स का बीएमआई निकाल सकते हैं। ओके, और अब कैसे आगे देखते हैं, किसको कहते हैं अंडर वेट, किसको ओवर वेट और किसको कहते हैं फिट होगा। ये आपने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कोई कम होता है या बिल्कुल ही कोई सूखा सा होता है। अब जो जिनका बीएमआई बिलो 18 होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे अंडर वेट। जिनका बीएमआई 25 से ऊपर होता है उन्हें हम कहेंगे ओवर वेट। और जिनका बीएमआई जो है वो 18 से 25 के बीच में होता है, दैट इज़ फिट, उस इंसान को हम फिट कहेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। जैसे कि कोई ये तीन तीन मास है आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो अगर किसी का बीएमआई जो है वो 18 से बिलो है तो वो क्या होगा, अंडरवेट, या फिर उसको आप कुपोषण का शिकार कह सकते हैं। और जो जिसका बीएमआई 25 से ज़्यादा है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसको आप ओवरवेट कहोगे, यानी कि इस बेचारे के लिए तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और इसने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, इसलिए ये ओवरवेट हो गया। और जो ये बीच बीच में आता है, जो 18 से 25 के बीच में आता है, ये सबसे अच्छी सिचुएशन होती है जिसको आप फिट कह सकते हो। ओके, तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है HDI। अब हम HDI रैंक्स कैसे निकालते हैं, आपने सुना भी होगा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी। अब HDI जो है वो पब्लिश करता है कौन, UNDP। वो उसे UNDP उसको पब्लिश करता है और अलग अलग बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर करके उनकी रैंक निकालता है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जो होती है पर कैपिटा इनकम होती है, एजुकेशनल लेवल होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी नॉर्मल लाइफ कितनी होगी या वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एवरेज इनकम भी कहते हैं पर कैपिटल इनकम को। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इंडिया में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है प्रेजेंटली जो इंडिया में है, वो एक आम इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 68 ईयर्स है। ओके, अब आगे देखते हैं जो डेवलपमेंट है। और वन मोर थिंग कि जो बीएमआई है, सॉरी, जो आपका HDI है, HDI रैंक जो UNDP डिक्लेयर करता है, उसमें हमारे इंडिया की रैंक जो है वो 130th रैंक है, 130वीं रैंक है हमारी, 130 आउट ऑफ 188।
188 कंट्रीज़ में से हमारी 130वीं रैंक है, और जो श्रीलंका है उसकी रैंक 73rd है, 73, जबकि श्रीलंका तो एक छोटा सा देश है, फिर भी वो इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, हेल्दी है, और इसी कारण से जो उनकी रैंक है इंडिया से बहुत अच्छी है। ओके, तो अब देखते हैं, देखो एक छोटी सी कंपैरिजन, और जो HDI निकालते हैं वो जो कंपेयर करते हैं कि डेवलप्ड कौन है और डेवलपिंग कौन है। दो इंस्टीट्यूशंस करते हैं, एक होता है वर्ल्ड बैंक और एक होता है UNDP। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इसको एक नैरो अप्रोच भी कह सकते हो आप, कि ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर करता है, जबकि जो UNDP है वो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है उनको इंक्लूड करता है। कौन कौन से? वो पर कैपिटा इनकम को भी इंक्लूड करता है, हेल्थ स्टेटस को भी इंक्लूड करता है, और एजुकेशन को भी करता है। ओके, तो ये एक ब्रॉड अप्रोच है और ये एक नैरो अप्रोच है। जो रिजल्ट निकल के आएगा वो जो UNDP निकालेगी, दैट इज़ मच बेटर देन वर्ल्ड बैंक। ओके, तो आगे देखते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, इसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे हम इसे हम क्या कहेंगे कि हम आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर को ध्यान में रख करके जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें या उनको यूज़ करें, ताकि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उनका भी हम ध्यान रख सकें। ओके, तो इनमें एक छोटा सा कोटेशन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब कि हम जो आज रिसोर्सेज को अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे हैं वो रिसोर्सेज हमारे नहीं हैं, हमने उन्हें अपने जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनसे उधार लिया है, वी हैव बोरोड दैट। और हमें ये नहीं है कि हमें हमारे पूर्वजों ने हमें उन चीज़ों को दे दिया कि भाई अब आपकी जैसी मर्जी आप उनको यूज़ करो, ख़त्म करना है ख़त्म करो, कुछ भी करना है जो भी करो, वो दैट्स ऑन यू। लेकिन अगर हम आज उन्हें फिनिश कर देते हैं तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन्हें हम क्या देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर ने आपके फादर के फादर ने के पास में जो भी प्रॉपर्टी या कुछ भी था वो उन्होंने आपके फादर को दिया। अब उन्होंने अगर वो चाहते तो वो सारी को फिनिश कर सकते थे, बट उन्होंने उसको क्या किया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया फिर आपके पास में, और आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे आप आने वाली जनरेशन्स के पास में कुछ एड ऑन करके। ओके, तो इसे तो कहेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपने सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं लेकर के आएंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी जो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे फिनिश हो जाएंगे और आपकी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। ओके, अब देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशंस और स्टेट बाउंड्रीज। जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो किसी कंट्री के या स्टेट बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं, या फिर उनको ये नहीं कहते हैं कि भाई अ, ये तो आपकी कंट्री है और ये दूसरे की कंट्री है तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। जैसे अगर पड़ोसी के घर में आग लगती है तो आप ये मत सोचना कि वो वहीं तक सीमित रहेगी, वो आग आपके घर में भी आएगी। ओके, द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ और डैमेज, जैसे कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ड्राई सीजन हो गई, एक्सेसिव स्नोफॉल हो गई, तो ये चीज़ें जो होती है वो एक जगह तक सीमित नहीं होकर के रहती है, वो सभी को अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट्स आर नॉट रीजन, ये जो किसी एक रीजन को इफेक्ट नहीं करती है या किसी नेशन स्पेसिफिक नेशन को इफेक्ट नहीं करती है, बल्कि ये पूरी पूरी जनरेशन को इफेक्ट करती है या पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती हैं। द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज विल अफेक्ट ऑल्सो ऑन अस। जो अगर हमारी जो पड़ोसी कंट्री है उसमें पोल्यूशन फैला है, या सपोज जैसे अभी गैस लीकेज हुआ है, तो अगर गैस लीकेज हो जाए वहाँ पर, तो आप क्या सोचते हो कि आपका जो पड़ोसी है वहाँ पर गैस लीकेज हुआ है और आपके घर तक नहीं पहुँचेगा? ऐसा नहीं होगा, वो चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर भी असर डालेंगी। तो इसलिए हमें सबको मिल करके एफर्ट करने होंगे।
अकेले अकेले नहीं कर सकते, सब लोगों को मिल करके एफर्ट्स करने होंगे, तभी हम अपने रिसोर्सेज को बचा करके रख सकते हैं, अपनी अर्थ को बचा करके रख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर्स टू सस्टेन इन आवर फ्यूचर जनरेशंस। सो एट लास्ट जो है, अब लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगे हैं कि ऐसा क्यों है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक न्यू नॉलेज एरिया है। अगर पूछा जाए कि न्यू नॉलेज एरिया कैसे है, तो भाई जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर्यावरण भी ठीक ठाक था, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आगे आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना है, तो लोगों की नॉलेज में आया। जब रिसोर्सेज फिनिश होने लगेंगे तब लगने लगा कि आगे की पीढ़ी का क्या होगा। आज अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है लगातार। तो अगर हम हमारे फॉरेस्ट जो हमारे पास में अगर 5 पेड़ है और उन 5 पेड़ों में से हम चारों को काट देते हैं और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ एक पेड़ दे करके जाते हैं, तो वो आगे अपनी पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन को। तो ये भी सोचने वाली बात है। अगर हमें 5 पेड़ मिले हैं तो हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को हम कम से कम 6 पेड़ दे के जाएं, तब इसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये जो है, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। सस्टेनेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर टू सस्टेन आवर फ्यूचर। अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन्स को सस्टेन करना है, इस दुनिया में बचा करके रखना है, या इस दुनिया जो हमारे जो सक्सेसर्स होंगे हमें उन्हें बचाना है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख कर के ही काम करना पड़ेगा। ये आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और अब हम ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बचाएं और उनको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए संभाल करके रखें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।